होपफुली बेटा ऑडियो और वीडियो ठीक ठाक आ रहा होगा आपको। और आज का लेक्चर होगा हमारा मोशन इन अ प्लेन पे। बेसिकली प्रोजेक्टाइल मोशन के क्वेश्चंस भी हम कवर करेंगे और साथ में वेक्टर्स के क्वेश्चंस भी कवर करेंगे। ठीक है, काफ़ी अच्छा सेशन रहेगा आज का और लगभग कई सारे क्वेश्चंस हम डिफरेंट टाइप के कवर करने की कोशिश करेंगे। तैयारी सीरीज़ का 21st लेक्चर है आज का हमारा। और इससे पहले जितने भी लेक्चर्स हुए हैं तैयारी सीरीज़ के नाम से, उसमें क्लास 11 का पोर्शन कवर करा गया है। और बेसिकली हमने सभी तैयारी सीरीज़ के सभी लेक्चर्स में क्वेश्चन आंसर्स ही कवर करे हैं। न्यूमेरिकल्स हो गए, लॉजिकल क्वेश्चंस हो गए, एट्सेट्रा। आज की क्लास में जब आप क्वेश्चन आंसर शुरू कर रहे हैं, एक कोशिश ये करिए कि अपना नोटबुक और पेन साथ में लेके बैठिए और हमारे साथ साथ क्वेश्चंस को करने की कोशिश करिए। इससे आपकी खुद भी प्रैक्टिस होगी और आपको काफ़ी एक कह सकते हैं स्पीड में इन्हेंसमेंट महसूस होगा। जब ऐसा होता है ना कि अलॉन्ग विद द टीचर हम सॉल्विंग कर रहे होते हैं क्वेश्चंस की, तो कहीं ना कहीं स्पीड में बढ़ोतरी होती है और ये बड़ा एडिशनल बेनिफिट हमको मिल जाता है। ठीक है, तो जल्दी से हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। प्रोजेक्टाइल प्लस वेक्टर्स, मोशन इन अ प्लेन। नाउ क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा सामने है। देखिए क्या कहता है। अ प्रोजेक्टाइल हैव सेम रेंज फॉर टू एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शंस। इफ T1 and T2 be the time of flight in two cases, then prove that T1 T2 equal to 2R upon G। तो हमको जो रिलेशन प्रूव करके लाना है वो है T1 T2 equal to 2R upon G। दिस वी हैव टू प्रूव। नाउ व्हाट इज T1 एंड व्हाट इज T2। देखिए जी, एक प्रोजेक्टाइल की ना दो अलग अलग, एक ही प्रोजेक्टाइल आप ऐसे मान के चलो इस क्वेश्चन में, एक प्रोजेक्टाइल को दो अलग अलग एंगल्स पे थ्रो किया गया। पहले थीटा एंगल पे थ्रो किया गया, दूसरे को हमने प्रोजेक्ट किया 90 माइनस थीटा एंगल पे। तो पहली बात तो ये याद रखिए, अगर दोनों केसेस में स्पीड हमारी सेम रहती है तो इसका मतलब दोनों केसेस में रेंज भी सेम आएगा। और यहाँ पे हमको यही बोला गया है कि प्रोजेक्टाइल की ना सेम रेंज है दो अलग अलग एंगल्स पे, तो इसका मतलब ये फिक्स है कि दोनों केसेस में स्पीड हमारी सेम होनी चाहिए। पहले जिस केस में एंगल थीटा है उसका टाइम ऑफ फ्लाइट है T1, दूसरे केस का टाइम ऑफ फ्लाइट है T2। अब एक बात आप और याद रखो, अगर कोई भी दो एंगल दिए हुए हैं और दोनों का एंगल का सम 90 डिग्री आ रहा है, जैसे कि यहाँ पे हमने लिया थीटा और दूसरा एंगल लिया 90 माइनस थीटा, दोनों को आप प्लस करोगे तो क्या आएगा 90 डिग्री। अब दोनों को प्लस का आपने करा 90 डिग्री आ रहा है। जब भी ऐसा कोई केस आएगा तो मान के चलिए कि दोनों केसेस में रेंज सेम है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक प्रोजेक्टाइल को 1 डिग्री पे थ्रो करते हैं, दूसरे प्रोजेक्टाइल को आप 89 डिग्री पे थ्रो करते हैं, दोनों को सेम केसेस में सेम स्पीड है। अब दोनों को प्लस करोगे तो 90 एंगल आएगा, ठीक है ना। 89 प्लस 1 90, तो इसका मतलब दोनों केसेस में रेंज सेम आएगी। ठीक है। नाउ अब मैं T1 का फॉर्मूला कंसिडर करता हूँ। जनरल टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या होता है पहले तो वो भी देख लो। एक चीज़ और है, क्वेश्चन करते के साथ साथ ना फॉर्मूलाज ऑटोमेटिकली याद होने लगते हैं। 2u साइन थीटा अपॉन जी, ये होता है टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला। अब दूसरी बात पे आते हैं हम। पहले केस में हमको टाइम ऑफ फ्लाइट दिया है T1, यानी कि 2u साइन थीटा अपॉन जी, ये तो हो गया T1। ना दूसरे केस में टाइम ऑफ फ्लाइट दिया है T2, तो 2u साइन 90 माइनस थीटा ई अपॉन जी, दिस इज इक्वल टू T2। नाउ T2 को हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, तो फाइनली बन गया 2u कॉस थीटा अपॉन जी। अब T1 और T2 की वैल्यू हमको मिल गई। हमको रिलेशन में प्रूव करके लाना है कि T1 इंटू T2 जब आप करते हो तो 2R अपॉन जी आना चाहिए। देखिए अब वो कैसे आएगा, तो मैं क्या करने लगा हूँ, T1 इंटू T2 कर रहा हूँ। 2u साइन थीटा इंटू 2u कॉस थीटा अपॉन में जी, यहाँ पर भी अपॉन में जी यहाँ पर भी। अब आप क्या करो, देखो जी, एक 2 तो ऐसे ही रख दो सेपरेटली। u इंटू यू क्या बन गया, यू स्क्वायर। फिर दूसरा ये वाला जो 2 है इसको लिखो 2 साइन थीटा कॉस थीटा, इस तरीके से अपॉन में आ जाएगा g इंटू जी। अब यहाँ पे आप फिर इसे सिंप्लीफाई करिए, बहुत आसान है ये क्वेश्चन। देखिए 2 हमने ऐसे ही छोड़ दिया, यू स्क्वायर हमने ऐसे ही छोड़ दिया, 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या बन जाएगा, साइन 2 थीटा अपॉन में जी यहाँ पर और एक जी यहाँ पर। अब अगर आप ध्यान से देखें तो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी क्या होता है, रेंज। तो फाइनली आपको आंसर मिल गया 2R अपॉन जी। यही तो हमको प्रूव करके लाना था, तो हमने LHS लेके चला और RHS हमारा आ गया। ठीक है, होपफुली ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। एक छोटी सी रिक्वेस्ट हमारी है
कि जो भी नया बच्चा हो वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड सर्कल में चैनल को बेटा शेयर भी कर दो, ठीक है। दूसरी बात, जो अगर आपको क्लास अच्छा लगता है तो क्लास को लास्ट में लाइक करके ज़रूर जाना है, ठीक है बेटा। चलो जी अगले क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज़ द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए। यहाँ पर ना एरो साइन ऊपर होना चाहिए, तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए ये दो वेक्टर्स हमको दे रखे हैं। तो पहली तो ये बात याद रखिए, इससे छोटी सी जुड़ी हुई रिलेटेड बात है कि अगर आप डॉट प्रोडक्ट लिखते हैं ए डॉट बी, दूसरा लिखते हैं बी डॉट ए, तो याद रखिए दोनों चीज़ें बराबर होती हैं। ए डॉट बी और बी डॉट ए दोनों बराबर होते हैं, ठीक है। नाउ अब यहाँ पर क्या होता है, ए क्रॉस बी लिखा है। ए क्रॉस बी का मतलब वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट ए क्रॉस बी और बी क्रॉस से बराबर नहीं होता कभी भी। इसके लिए एक इलस्ट्रेशन समझिए। नाउ दिस इज ए वेक्टर, दिस इज बी वेक्टर, तो ए क्रॉस बी ऊपर आएगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, और ये होता है राइट हैंड थंब रूल की मदद से। राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल में ये जो थंब है ये डायरेक्शन दिखाता है ए क्रॉस बी का। अब इसी तरीके से अगर आप बी क्रॉस ए लिख रहे होते तो बी क्रॉस ए आता नीचे की साइड में, ये हो जाता बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। तो ए क्रॉस बी ऊपर को रहा और बी क्रॉस ए नीचे को रहा, तो दोनों में एंगल कितना बना, 180 डिग्री। और अगर एंगल की वैल्यू 180 डिग्री आती है तो इसको बोलते हैं ऑपोजिट डायरेक्शन। और ऑपोजिट डायरेक्शन का दूसरा नाम हो सकता है एंटी पैरेलल। चाहे एंटी पैरेलल बोलो, चाहे ऑपोजिट डायरेक्शन बोलो, चाहे थीटा की वैल्यू 180 डिग्री बोलो, बात एक ही है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, मैंने डायरेक्शन निकालने का तरीका भी आपको बताया और ये भी बताने की कोशिश करी कि दोनों में एंगल ऑपोजिट क्यों आ रहा है, ठीक है। होपफुली ये क्वेश्चन भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इफ द रेशियो ऑफ द डॉट प्रोडक्ट एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर क्रॉस प्रोडक्ट इज √3। ओके जी, दो वेक्टर्स हैं, उनका डॉट प्रोडक्ट ये हो गया, और दूसरी बात उनके क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड ए क्रॉस भी ऐसे लिखते हैं और उसका मैग्नीट्यूड में मॉड लगा दो, तो ये वैल्यू हमको दे रखा है √3। अब ए डॉट बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए बी कॉस थीटा, और ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड क्या होता है, ए बी साइन थीटा, ठीक है। एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि अगर सिंपल ए क्रॉस बी लिखा होता है कहीं पे, तो इसका मतलब ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप ऐसे लिखा जाता है, क्योंकि ए क्रॉस बी एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब यहाँ पे इन्होंने केवल मैग्नीट्यूड लिखने को बोला है, इसलिए हमने सिर्फ ए बी साइन थीटा लिखा है। ये वैल्यू दे रखा है √3। अब ए बी से ए बी कैंसिल, तो कॉस अपॉन साइन क्या हो गया, कॉट थीटा। कॉट थीटा इज इक्वल टू √3। ना अब कॉट थीटा की वैल्यू √3 पे कितने डिग्री पे होती है ये आपको मालूम है, नहीं मालूम है तो इसको सिंप्लीफाई कर लो। कॉट को लिखो 1/10, ठीक है। 10 में वैल्यूज़ अक्सर जल्दी याद हो जाती हैं, तो रेसिप्रोकल करने पर tan थीटा क्या बन जाएगा, 1/√3, ठीक है ना। अब थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, 30 डिग्री। ऐसे भी आप याद कर सकते हो और ऐसे सॉल्व भी कर सकते हो। वैसे ज़रूरत नहीं है इसमें स्टेप की, डायरेक्ट कॉट के साथ आंसर लिख सकते हो। मैंने आपको सारा प्रोसीजर बता दिया जी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। चलो जी, कहता है यहाँ पर अ बॉल इज थ्रोन, सॉरी जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड, ठीक है। नाउ अ बॉल इज थ्रोन एट एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। इस तरीके से ऐसे बॉल को थ्रो किया गया ऐसे करके, ठीक है, विद थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। ध्यान रखिएगा एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ है। टाइम ऑफ फ्लाइट 2 सेकेंड्स, टाइम ऑफ फ्लाइट आपको दे रखा है 2 सेकेंड्स। उसके बाद हॉरिजॉन्टल रेंज दे रखा है 100 मीटर्स। यहाँ पे सेकेंड्स है, यहाँ पे मीटर्स है। व्हाट इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, जी की वैल्यू 10। पहली बात तो ये याद रखिए कि जब ऐसे प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया जाता है ना, तो ये होती है वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, और इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है ux, वर्टिकल कंपोनेंट होता है uy। uy को लिखते हैं u साइन थीटा और ux को लिखते हैं u cos थीटा। तो आपसे मांगा क्या जा रहा है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यानी कि u cos थीटा। आपसे मांगा जा रहा है u cos थीटा की वैल्यू, ठीक है। तो दो तरीके हो सकते हैं, एक तो पहले u निकालो, उसके बाद थीटा निकालो, फिर cos थीटा पुट करो और आंसर आ जाएगा। एक तो ये तरीका हो सकता है, लेकिन एक उससे छोटा मेथड भी बनाया जा सकता है, वो अभी आपको जस्ट वेट फॉर अ सेकंड, मैं अभी करके दिखाता हूँ ये चीज़। चलिए जी,
अब अगले पॉइंट पे आते हैं, हम कैसे करेंगे इस चीज़ को। देखिए यहाँ पर रेंज का फॉर्मूला मैंने लिखा, पहली बात तो रेंज की वैल्यू दे रखी है 100। रेंज का फॉर्मूला मैंने लिखा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी इज इक्वल टू 100। एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरी बात, इसको मैं सिंप्लीफाई भी कर सकता हूँ। अब यहाँ पे एक काम और भी हम कर सकते हैं, हमको टाइम ऑफ फ्लाइट भी गिवन है ना, तो यहाँ पे जैसे टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल टू 2 सेकेंड दिया, तो मैंने क्या करा, टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला लिख दिया 2u साइन थीटा अपॉन जी इज इक्वल टू 2। तो इसको हम लिख लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन। नाउ दिस इज फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस इज सेकंड इक्वेशन। तो सिंप्लीफाई करने का बड़ा आसान तरीका है, फर्स्ट अपॉन सेकंड कर दो। देखिए यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी होल डिवाइडेड बाय 2u साइन थीटा अपॉन जी इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय 2। 2 से ये कैंसिल करा, हो गया 50। जी से ये जी कैंसिल हो गया, एक u से एक u कैंसिल हो गया, ठीक है ना। अब आपके पास बचता क्या है, u के साथ ये क्या लिखा हुआ है, साइन 2 थीटा। ध्यान देने की ज़रूरत है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 2 साइन थीटा कॉस थीटा, क्योंकि साइन 2 थीटा का ये फॉर्मूला है, डिवाइडेड बाय 2 साइन थीटा इज इक्वल टू 50। यहाँ पे बचता है हमारे पास। अब आप देखो 2 से 2 भी कैंसिल हो गया, साइन थीटा से साइन थीटा भी कैंसिल हो गया, फाइनली बच क्या रहा है, u कॉस थीटा। आंसर क्या आया, देखिए 50। हमको यही तो चाहिए था, u कॉस थीटा, बिकॉज हमसे डिमांड करी गई थी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है u कॉस थीटा। आ गया हमारा आंसर, देखिए। ठीक है ना जी, होपफुली ये क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन भी। अच्छा क्वेश्चन है और रेगुलर प्रैक्टिस करते रहो, मैं आपको 100% सलाह दूंगा। टीचिंग वीडियोस थोड़े से लेंदी होते हैं क्योंकि उसमें बेसिकली सारा कंसेप्ट बताने की कोशिश भी हो रही होती है क्वेश्चन के साथ साथ, और क्वेश्चंस तो ज़रूरी हैं ही। कोई भी एग्जाम की आप प्रैक्टिस करते हो तो आपसे पूछेगा क्या, क्वेश्चन ही तो पूछेगा, है ना। चैप्टर के बारे में तो चैप्टर का नाम लिख के तो देगा नहीं कि इस चैप्टर के बारे में कुछ बताइए, आपसे क्वेश्चन देगा और आपको उसको सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा, बस इसीलिए तैयारी होती है। अब हम आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन पे। चलो जी, मैक्सिमम रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज 2√3 टाइम्स इट्स एक्चुअल रेंज। देखिए क्या लिखा है, मैक्सिमम रेंज इज का मतलब इक्वल टू 2/√3 टाइम्स इट्स एक्चुअल रेंज। व्हाट इज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, थीटा बताना है हमको यहाँ पे। अब आर मैक्स का फॉर्मूला क्या होता है, यू स्क्वायर अपॉन जी, ये होता है आर मैक्स का फॉर्मूला। मैक्सिमम रेंज होती है 45 डिग्री पे, 2/√3 इंटू आर का फॉर्मूला जनरल यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। जी से जी कैंसिल हो गया, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कैंसिल हो गया। देखिए तो अब आपके पास बचता क्या है, साइन 2 थीटा इक्वल टू, दूसरी साइड चला जाएगा तो ये बन गया √3/2। √3/2 कितने डिग्री पे होती है साइन में, ये होता है साइन 60, तो हो गया साइन 2 थीटा। अब यहाँ से आप सिंप्लीफाई करके लिख सकते हो 2 थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, तो देयर फोर थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। देखो जी हो गया। थीटा इक्वल टू 30 डिग्री हो गया हमारा आंसर, ठीक है ना जी। चलो जी अगले क्वेश्चन पे आते हैं। फाइंड अ यूनिट वेक्टर पैरेलल टू दिस वेक्टर। अब ये वेक्टर्स का क्वेश्चन है, देखिए ज़रा। कोई भी यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला होता है ए कैप, मान लीजिए कोई वेक्टर है ए, लेट से ये वेक्टर जो है ना हमारा ए है, तो इसका अगर हमको यूनिट वेक्टर चाहिए होगा तो ए कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मॉड। अगर आप किसी वेक्टर को उसके मॉड से डिवाइड कर देंगे तो यू विल गेट यूनिट वेक्टर। अब यहाँ पे यूनिट वेक्टर के लिए कुछ टीचर्स ऐसा भी प्रेफर करते हैं कि मैग्नीट्यूड को ऐसे लिखा जाए, ऐसे भी लिख सकते हो, सिंपल ए भी लिख सकते हो, ठीक है। अब हमको यूनिट वेक्टर चाहिए, तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है। वेक्टर तो हमारे सामने लिखा है 3i + 7j + 4k। यूनिट वेक्टर सॉरी इसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या करोगे, अंडर रूट लगा दो, 3 का स्क्वायर + 7 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर। अब यहाँ पे सिंप्लीफाई हो गया। इससे ज़्यादा आसान तरीका क्या हो सकता है, बस डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है, और ये क्वेश्चन भी बहुत ईजी है। तो 3i + 7j + 4k होल डिवाइडेड बाई, ये हो गया √9 + 49 + 16। अब 16 और 9 हो गया 25, 25 और 49 हो गया 76। तो फाइनली आपको मिलता है 3i + 7j + 4k डिवाइडेड बाय √76। अब इसकी सॉल्विंग आपकी इच्छा है करो, नहीं इच्छा मत करो, छोड़ दो।
लेकिन एक स्टेप ज़रूर बढ़ा देना चाहिए, वो मैं आपको पर्सनली भी सलाह दूंगा। तो 3i/√76, 7j अपॉन √76 प्लस 4k/√76। अब यहाँ से ये आंसर हमारा फाइनल हो गया, पहली बात। अब यूनिट वेक्टर की एक प्रॉपर्टी होती है कि उसका मैग्नीट्यूड 1 होना चाहिए। तो जब आप इस ए कैप का ना मैग्नीट्यूड निकालोगे तो ऑटोमेटिकली वो 1 आएगा, ठीक है। और मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका हमने अभी आपको ऊपर बताया, अंडर रूट लगा करके आई जे के जो कोफिशिएंट्स होते हैं इनका स्क्वायर करो, सम करो और सॉल्व कर दो। चलिए जी अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इवैल्यूएट के डॉट के, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, इसका फॉर्मूला क्या होता है पहले तो ये सुनो। इससे पहले एक और चीज़ सुनो, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू ए बी कॉस थीटा होता है। अब यहाँ पे थीटा का मतलब है दो वेक्टर्स के बीच का एंगल। तो जब भी आप दो वेक्टर्स को, एक वेक्टर को खुद के साथ डॉट कर रहे हैं, मतलब दो जो वेक्टर जिनका डॉट प्रोडक्ट आप निकाल रहे हो वो दोनों एक जैसे हैं, तो इसका मतलब थीटा की वैल्यू होनी चाहिए 0 डिग्री। अगर एक ए वेक्टर यहाँ पर जा रहा है तो दूसरा ए वेक्टर भी तो यहाँ पर जाएगा, तो दोनों के बीच में एंगल कितना बना 0। तो आपने क्या लिखना है, के वेक्टर डॉट के वेक्टर इक्वल टू के, इसका मैग्नीट्यूड इंटू के कॉस 0। अगर मुझे कोई कहता है कि ए डॉट ए बताओ, तो ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, अब ए यूनिट वेक्टर तो है नहीं, के तो यूनिट वेक्टर है, इसलिए मैंने कैप साइन लगा रखा है। लेकिन अगर ए डॉट ए कोई करने को बोलता है तो मुझे क्या लिखना चाहिए, ए कॉस 0 यानी कि ए स्क्वायर। अगर मुझे बी डॉट बी कोई बोलता है करने को तो मुझे क्या लिखना चाहिए, बी स्क्वायर। इसी तरीके से के डॉट के स्क्वायर नहीं आएगा, लेकिन के स्क्वायर किस स्टेप में आप फॉलो कर सकते हो, बट मेरी सलाह है कि इस तरीके से लिख दो, ज़्यादा अच्छा है। अब के जो यूनिट वेक्टर उसका मैग्नीट्यूड है 1, दूसरा 1, कॉस 0 की वैल्यू 1, तो आंसर क्या है आपका 1। के डॉट के 1 होता है, इसी तरीके से आई डॉट आई भी 1 होता है, जे डॉट जे भी 1 होता है, ठीक है। चलो जी अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं जल्दी से। देखिए जी, अ पैकेट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम एन एरोप्लेन फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली विद द स्पीड ऑफ 720। एक एरोप्लेन इस तरीके से उड़ रहा है, फ्लाई कर रहा है हॉरिजॉन्टली, इसकी स्पीड है 720 किलोमीटर पर आवर, और हाइट हमको जो दे रखी है, ऑल्टीट्यूड दे रखा है 980 मीटर्स। पहली चीज़ एक याद रखिए, जब भी कभी इस टाइप के कैलकुलेशन आए ना, तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज कर लो, तो वो इससे मैच कर जाता है ना, तो इससे कैलकुलेशन ईजी हो जाती है। अगर यू की ज़रूरत पड़े तब तो करो, नहीं ज़रूरत पड़े तो छोड़ दो ऐसे ही। आफ्टर वॉट टाइम द पैकेट विल हिट द ग्राउंड। अब ये एरोप्लेन ऐसे फ्लाई कर रहा है, और ये कोई पैकेट अगर ड्रॉप करता है ना, तो वो पैकेट इस तरीके से गिरेगा। तो वो कहता है कि जब ये ग्राउंड पे टच करेगा तो कितना टाइम लिया उसने, तो इसका मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट। अब इस टाइप के प्रोजेक्टाइल को बोलते हैं प्रोजेक्टाइल फायर्ड पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल, प्रोजेक्टाइल फायर्ड पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल। और इस टाइप के प्रोजेक्टाइल का जो टाइम ऑफ फ्लाइट होता है वो होता है √2h/g। इसमें देखिए वेलोसिटी की ज़रूरत नहीं है, तो हम नहीं करेंगे, वेलोसिटी को टच ही ना करो, तो डायरेक्ट इससे आंसर आपका आ जाएगा। क्या होगा वो, √2 × 980 डिवाइडेड बाय 9.8, ठीक है ना जी। पिछले किसी क्वेश्चन में जी की वैल्यू 10 दे रखी थी हमको, अगर 10 गिवन होती तब तो 10 लो, नहीं तो 9.8 लो। तो ये हो गया 0 और ये हो गया 100। 100 का जो रूट होता है वो 10। फाइनली आंसर आपका बन गया 10√2 सेकेंड्स। सॉल्व करना चाहते हो तो 10 × 1.41 कर दो या 1.4 कर दो, तो 14 सेकेंड्स ऐसा भी लिख सकते हो। ऑप्शंस में ऐसे भी दिया हो सकता है, ठीक है। चलिए जी अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। A projectile is projected at an horizontal angle theta and reaches maximum height h। एक प्रोजेक्टाइल को ऐसे थ्रो किया गया है और हाइट उसकी मैक्सिमम यहाँ पे आ रही है, ठीक है। थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट किया है विद द हॉरिजॉन्टल। द प्रोजेक्टाइल टाइम टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट। देखिए सबसे पहले तो ये याद रखिए, ये लोएस्ट पॉइंट हो गया, स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है ना, और ये हो गया हमारा हाईएस्ट पॉइंट। कहता है
कि हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचने में जो यहाँ से यहाँ तक जाने में जो समय लगा वो बताइए। इसको बेटा बोलते हैं टाइम ऑफ एसेंट। टाइम ऑफ फ्लाइट होता है पूरा टाइम, ऊपर से ऐसे नीचे से ऊपर गया फिर ऊपर से नीचे आया, लेकिन सिर्फ ऊपर जाने की बात करते हैं तो उसको बोलते हैं टाइम ऑफ एसेंट। और टाइम ऑफ एसेंट जो होता है वो टाइम ऑफ फ्लाइट का हाफ होता है, ठीक है। तो टाइम ऑफ एसेंट की वैल्यू हो गई 2u साइन थीटा अपॉन जी, ये तो टाइम ऑफ फ्लाइट हुआ, डिवाइडेड बाई 2 से 2 कैंसिल, तो टाइम ऑफ एसेंट की वैल्यू हो गई u साइन थीटा अपॉन जी, ठीक है। क्वेश्चन में बोलता है टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू बतानी है इसकी टर्म्स में, h की टर्म्स में। अब टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू आपको h की टर्म्स में बतानी है तो क्या करोगे, देखो जी। अब h का फॉर्मूला यहाँ पर क्या है, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ये फॉर्मूला होता है h का। अब इसमें से आप क्या करो, u साइन थीटा अलग कर दो, u साइन थीटा अलग कर दो, और g यहाँ पे कर दो, 2 यहाँ पे कर दो। अब इससे क्या होगा, ये चीज़ क्या बन गई आप देखिए, टाइम ऑफ एसेंट बन गया u साइन थीटा अपॉन जी। तो हमने क्या करा, h इज इक्वल टू u साइन थीटा अपॉन 2 इंटू टाइम ऑफ एसेंट। तो फाइनली जब आप टाइम ऑफ एसेंट की वैल्यू निकालोगे तो ये बन जाएगा 2h अपॉन यू साइन थीटा, ठीक है। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी, 2h अपॉन यू साइन थीटा। होपफुली क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन। चलो जी अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ट्राई कर सकते हो तो कमेंट बॉक्स में आंसर मेंशन करने की कोशिश करो। कोई नया बच्चा बैठा हो तो प्लीज़ बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कर दो। चाहे आपके फ्रेंड सर्कल में 11th के बच्चे हों या 12th के बच्चे हों, उनको शेयर ज़रूर कर दो। 12th वाले बच्चों के लिए अभ्यास सीरीज़ के नाम से मैं लेक्चर अपडेट करता हूँ, और 11th क्लास के बच्चों के लिए तैयारी सीरीज़ के नाम से, ठीक है। क्वेश्चन आंसर्स में काफ़ी मदद मिलेगी। अभी हम 21 फर्स्ट सेशन इससे में चल रहा है हमारा। ऐसे ही धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा तो लगभग 50 तक सेशन चला जाएंगे हमारे, ठीक है ना। चलो जी, मिनिमम हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ अ प्रोजेक्टाइल, ओके जी। मैक्सिमम रेंज का तो फार्मूला आपने सुना भी है, मैक्सिमम रेंज मिलती है 45 डिग्री पे, मिनिमम रेंज 45 पे तो मिलेगी नहीं भाई, ये तो गलत ही हो गया। अब सुनिए, मिनिमम रेंज का मतलब क्या है, आपने बॉडी को ऊपर थ्रो करा, प्रोजेक्टाइल को ऊपर थ्रो करा और आपके हाथ में ही वो वापस गिर गई, आपके हाथ में ही। अब लेकिन एक प्रोजेक्टाइल ऐसे है जिसमें रेंज देखो थोड़ी सी आ गई, यहाँ देखो थोड़ी सी रेंज आ गई ना, है ना। अब पहली बात तो ये सुनो, जब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन बनता है ना, तो उसमें तो हम वो ऑप्शन पे टिक करें जिसमें रेंज आ रहा है 0। लेकिन थ्योरेटिकली एज पर एनसीईआरटी ऐसा प्रोजेक्टाइल जिसमें ऐसे बॉडी हमने थ्रो करा जिसकी रेंज 0 आ रही है, वो प्रोजेक्टाइल नहीं है। एनसीईआरटी तो यही कहता है, ठीक है ना, कि प्रोजेक्टाइल है तो कम से कम थोड़ी बहुत रेंज होना ही चाहिए। लेकिन ऐसे किसी क्वेश्चन में हम ये मान सकते हैं, इस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, कि रेंज अगर हमारी 0 भी आए तब भी हम टिक करके आ सकते हैं। अब रेंज अगर हमको 0 चाहिए तो बताओ मिनिमम वैल्यू तो यही हो सकता है। एज पर एनसीईआरटी रेंज थोड़ा सा होना चाहिए, ये मैं फिर बोल रहा हूँ। लेकिन क्योंकि ना ऑप्शंस जो होते हैं इसमें एक 90 डिग्री का केस होता है। अब 90 डिग्री का केस जनरली एमसीक्यूज में दिया होता है, तो उसको मैं आपको बताना भी चाह रहा हूँ। रेंज इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। रेंज की वैल्यू 0 आ जाएगी अगर आप थीटा की वैल्यू 90 डिग्री पुट कर दोगे। तो जैसे ही आपने थीटा पुट करा 90 डिग्री, रेंज आ गया 0, तो आप मिनिमम रेंज ले सकते हो इस केस में, ऑप्शन में भी टिक है, ठीक कर सकते हो इसको। लेकिन वैसे थ्योरेटिकली ये याद रखिएगा कि रेंज थोड़ा बहुत होना चाहिए, ठीक है। हाँ, अगर इसमें मान ली दिया होता एग्जैक्ट वैल्यू, हमसे एग्जैक्ट चीज़ मांगता और इसमें एक ऑप्शन दिया होता 89 डिग्री, तो 89 को टिक कर देना ज़्यादा समझदारी थी, ठीक है ना। मिनिमम हॉरिजॉन्टल रेंज चाहिए, थोड़ा बहुत रेंज तो होना ही चाहिए, तो उसके लिए 89 डिग्री चल जाता। हाँ, अगर बोले रेंज 0 है तो 100% 90 डिग्री ठीक है, ठीक है जी। इसमें 89 की जैसा कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए 90 पे टिक कर दिया। Which of the mentioned factors affect actual path of which of the mentioned factors affecting the actual path of motion is ignored? प्रोजेक्टाइल मोशन को स्टडी करते वक्त हम किस चीज़ को इग्नोर करते हैं इनमें से, ये हमने बात करनी है। सुनिए, पहली बात हम करते हैं विंड रेजिस्टेंस, बिल्कुल इग्नोर करते हैं जी, बिल्कुल इग्नोर करते हैं इसको।
हम ये कभी भी कैलकुलेट करते ही नहीं है कि भाई हवा चल रही है या आंधी चल रही है तो उसकी वजह से प्रोजेक्टाइल पे कोई असर पड़ रहा है कि नहीं। हाँ, अगर हायर लेवल पे बात करो तो होता है जी। अगर हम एस्ट्रोनॉट्स के मिशन के बारे में बात करते हैं, इसरो के बारे में बात करते हैं तो वहाँ तो 100% होता है। लेकिन हम नॉर्मल बात कर रहे हैं, हमने एक बॉल थ्रो करी, उसमें हम विंड का कैलकुलेशन कहाँ करते हैं, तो इग्नोर कर देते हैं। दूसरी बात, अर्थ का रोटेशन, हम इसको भी इग्नोर कर देते हैं। अर्थ के रोटेशन से जी के ऊपर असर आता है, और जी के ऊपर असर आ रहा है तो प्रोजेक्टाइल मोशन में भी चेंज आएगा। फिर अर्थ का कर्वेचर, ये भी रोल प्ले करता है। कहीं पे अर्थ बिल्कुल स्मूथ है, कहीं पे पहाड़ी इलाका है, कहीं पे ऊबड़ खाबड़ सरफेस है, तो इन चीज़ों का भी असर आता है। कहीं पे पोल्स पे जी की वैल्यू ज़्यादा है, इक्वेटर पे जी की वैल्यू कम है, यहाँ से भी असर आता है। तो असर तो इसका भी, ऑप्शन ए का भी आता है, बी का भी आता है, सी का भी आता है। इग्नोर हम सभी को करते हैं, तो इसका मतलब आंसर हमारा लास्ट वाला ठीक है। हम चारों को इग्नोर, मतलब तीनों को, ऊपर के तीनों को इग्नोर कर देते हैं। चलिए जी, अगला क्वेश्चन आता है। बॉल इज लॉन्च्ड एट 30 डिग्री फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल। थीटा की वैल्यू हमको 30 डिग्री दे रखी है। वेलोसिटी दे रखी है 10 मीटर पर सेकेंड। प्रोजेक्टाइल की रेंज मांग रहा है। तो बच्चों वाला क्वेश्चन है यार, छोटा सा क्वेश्चन है, तो खुद भी कर सकते हो फिर भी, लेकिन चलो कवर कर लेते हैं। यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, तो ये बन गया 10 का स्क्वायर, और साइन 2 इंटू 30। मैं स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ, आप स्टेप छोड़ भी सकते हैं कोई। जी की वैल्यू हमने ले ली, चलो थोड़ी देर के लिए 10 ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे ना डेसिमल वैल्यू कोई दिखाई नहीं दे रहा बेटा। तो ये बन गया 10 से एक 10 कैंसिल हो गया, तो 10 इंटू साइन 60, साइन 60 होता है √3/2, तो ये बन गया आपका 5, फाइनली 5√3, 5√3 ऑप्शन नंबर ए। ठीक है जी, होपफुली क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे ये काफ़ी सारे। आगे बढ़ रहे हैं जल्दी से। ठीक है जी, चलो। A stone is launched horizontally with at a velocity of 9.8 मीटर पर सेकेंड। देखिए, एक 100 मीटर टॉल टावर है, एक टावर है जिसकी हाइट है 100 मीटर, वहाँ से एक स्टोन को हॉरिजॉन्टली थ्रो किया जा रहा है, u की वैल्यू 9.8, टाइम स्पीड आफ्टर 1 सेकेंड। ओके, देखिए ये ऐसे गिरेगा नीचे इस तरीके से, तो इस पॉइंट पे मान लीजिए 1 सेकंड बाद यहाँ पे आ गया, यहाँ पे वेलोसिटी कितनी होगी ये पूछ रहा है हमसे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, वेरी गुड क्वेश्चन है, इनफैक्ट इंपॉर्टेंट भी बोल सकता हूँ मैं इसको। देखिए, पहली बात तो बीच में किसी पॉइंट पे वेलोसिटी निकालनी हो ना, उसका फॉर्मूला होता है vx का स्क्वायर प्लस vy का स्क्वायर। ठीक है, और ऐसा ही एक क्वेश्चन मैंने तैयारी सीरीज़ के पिछले किसी लेक्चर में कवर किया है, उसमें मैंने ये इलेबोरेट करके दिखाया है कि vx और vy कैसे आता है। फिलहाल मैं जल्दी से लिख देता हूँ, vx की वैल्यू ux होती है और vy की वैल्यू होती है gt। ठीक है, तो फाइनली ये एक्सप्रेशन हमारा बन जाएगा √ux का स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर। अब एक और बात, ये जो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल होता है ना, इस टाइप से हॉरिजॉन्टली थ्रो किया जाता है, इसमें जो u दे रखा होता है यही बेटा ux भी होता है। ठीक है ना, प्रोजेक्टाइल की जब आप थ्योरी पढ़ेंगे तो आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। अब हमने ये चीज़ पिछले किसी लेक्चर में, जैसे मैंने अभी बताया, कवर करी थी, तो वो आप पिछले लेक्चर्स कवर करेंगे तो आपको मिल जाएगा। लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए अगर आपने थ्योरी पढ़ रखी है, क्योंकि क्वेश्चन आंसर करने का चार्म तब आता है जब थ्योरी हमें अच्छे तरीके से आती है ना। अब ux की जगह पे मैं लिख देता हूँ 9.8, g की जगह पे फिर से 9.8 और t की जगह पे 1 इसका स्क्वायर। अब 1 का स्क्वायर तो छोड़ ही दो, इसको तो क्या ही करना है, तो ये बन गया 9.8 का स्क्वायर प्लस 9.8 का स्क्वायर, तो फाइनली इट बिकम्स 2 टाइम्स 9.8 का स्क्वायर। अब 9.8 बाहर कर दो आप, 9.8 √2, ये आंसर हो गया हमारा मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 9.8 √2 ऑप्शन नंबर सी। हाँ, कई बार क्या होता है पता है, सुनो, ऑप्शन दे देंगे 9.8 √2 मीटर पर सेकेंड, ऐसे लिख दिया। कई जगह लिख देंगे 9.8 √2 मीटर्स, वैल्यू दे दें, दोनों सेम दे दी, यूनिट बदल दिया। तो ध्यान रखिएगा, जो चीज़ आप कैलकुलेट कर रहे हैं उसका यूनिट क्या है ये पता होना चाहिए। चलो जी, अगले पॉइंट पे आते हैं। A ball is thrown at an angle, projected at an angle theta and reaches maximum height h1। ओके जी, पहले केस में एंगल थीटा है तो हाइट कितनी है h1, दूसरे केस में एंगल है 90 माइनस थीटा
तो हाइट कितनी दे रखी है h2, रेंज मांग रहा है, अच्छा जी रेंज मांग रहा है हमसे, और किसकी टर्म्स में मांग रहा है देखो आप, h1 h2 की टर्म्स में। कोई ऑप्शन नहीं आया तो फिर तो डी ऑप्शन ठीक है, लेकिन हमसे h1 h2 की टर्म्स में मांग रहा है। और एक चीज़ और देखो आप, यहाँ भी h1 h2 मल्टीप्लाई हो रहा है, h1 h2 मल्टीप्लाई हो रहा है, h1 h2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम भी क्या करते हैं h1 h2 निकाल के मल्टीप्लाई करते हैं पहले। तो h1 इंटू h2 क्या आएगा देखो, ये डायरेक्ट लिखते हैं, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g इंटू h2 की वैल्यू u स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा अपॉन 2g, ठीक है। नाउ अब यहाँ पे आप कर दो h1 h2 इज इक्वल टू, ये बन गया कॉस स्क्वायर थीटा, ये वाला जो साइन 90 माइनस थीटा है। तो फाइनली आपके पास रिलेशन बना u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g इंटू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक चीज़ देखो, h1 h2 का अंडर रूट है, ये ऑप्शन में अंडर रूट लगा रखा है, ये सभी जगह लगा रखा है, तो हम भी एक काम करते हैं अंडर रूट लगा देते हैं। तो अब हमारे पास वैल्यू क्या बन जाएगी, h1 h2 का अंडर रूट से अंडर रूट लगाएंगे तो आप देखो इसको ज़रा समझने की कोशिश करना, यू स्क्वायर इसका रूट बाहर आ जाएगा, डायरेक्टली मैं लिख दूँ यू स्क्वायर, ठीक है ना, पावर आधी रह जाएगी, ये वाला यू स्क्वायर ये भी रह गया सिर्फ यू, साइन स्क्वायर थीटा क्या रह गया, साइन थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा क्या रह गया, कॉस थीटा। अब यहाँ पे आप देखो 2g और 2g इसका पेयर बनेगा, तो फाइनली वैल्यू क्या बन जाएगी 2g। तो डायरेक्ट हमने कैलकुलेशन कर दिया इसका, आप अपने लेवल से भी कर सकते हैं स्टेप बढ़ा के, ठीक है। नाउ अब कौन सा ऑप्शन मैच कर सकता है इसको फाइनली लिखने से पहले, यू स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन में 2g आ रहा है। अब देखिए मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे मैं अपनी तरफ से 2 लिखूँगा तो डिनोमिनेटर में भी 2 लिख दूंगा मैं। अब इससे क्या बेनिफिट मिला, तो यू स्क्वायर ये बन गया ऊपर वाला साइन 2 थीटा, और नीचे एक जी जो है वो सेपरेट कर लिया, और ये जो 2 इंटू 2 है, ये वाला 2 और ये वाला 2, ये बन गया 1/4। अब ये वैल्यू थी अंडर रूट h1 h2, अब ये जो 4 है इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4 अंडर रूट h1 h2 आ गया इज इक्वल टू r। हमसे यही तो मांगा था कि हॉरिजॉन्टल रेंज कितनी होगी, तो हॉरिजॉन्टल रेंज होगी 4 अंडर रूट h1 h2, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है जी। होपफुली ये चीज़ समझ आ गई होगी आपको अच्छे तरीके से। चलो जी अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। ओहो ये क्या हो रहा है, एक मिनट बेटा बस, सॉरी। चलो जी, अ बॉडी इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर, ओके जी, ऐसे बॉडी को थ्रो किया गया है। अब हॉरिजॉन्टली थ्रो करोगे वो ऐसे ही तो गिरेगा आकर के। कहता है टाइम ऑफ फ्लाइट रिलाइज ऑन बोथ h एंड v, नो फॉल्स है। इसका जो टाइम ऑफ फ्लाइट होता है वो होता है अंडर रूट 2h अपॉन जी, इसमें v तो नहीं आ रहा, v का मतलब यहाँ पे वेलोसिटी है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल रेंज डिपेंड्स ओनली ऑन v, नो ये भी फॉल्स है जी। हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला होता है u अंडर रूट 2h अपॉन जी। तीसरा हॉरिजॉन्टल रेंज डिपेंड्स बोथ, ठीक है जी, u और v दोनों, u और h दोनों पे, v और h सॉरी दोनों पे डिपेंड करता है, यस। ऑप्शन नंबर सी ठीक है, बिल्कुल ठीक है, नॉन ऑफ दीज इज ट्रू, ये भी फॉल्स है जी, ऑप्शन नंबर सी। ये तो क्वेश्चन समझ आ गया होगा, डायरेक्ट फॉर्मूला एप्लीकेशन है। चलो जी, ओहो सॉरी यार ये क्या हो गया। चलो जी अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं, गुड। इफ द वेक्टर दिस एंड दिस आर परपेंडिकुलर देन द वैल्यू ऑफ ए। देखो जी परपेंडिकुलर की क्या लॉजिक होती है, अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होना चाहिए, और डॉट प्रोडक्ट निकालने का बड़ा आसान तरीका है, आई को आई से मल्टीप्लाई करो, जे को जे से, के को के से। अब यहाँ पे पहला वेक्टर क्या है, 2i प्लस 3j प्लस 8k, और दूसरा है 4i माइनस 4j प्लस ak। साइन का ध्यान रखना, 4 माइनस 4 और a, और दूसरा है 2 3 और 8, ओके जी। अब क्या करो, i को i से मल्टीप्लाई करो, कोफिशिएंट ओनली, तो 2 इंटू 4 कितना हो गया जी 8, 3 इंटू माइनस 4 कितना हो गया माइनस का 12, 8 इंटू ए कितना हो गया प्लस का 8a, आंसर क्या आना चाहिए 0, ये हो गया -4 प्लस 8a इक्वल टू 0, तो 8a की वैल्यू आ गई 4, a की वैल्यू आ गई 1/2, ऑप्शन नंबर ए 1/2। होपफुली क्वेश्चन आंसर समझ आ रहे होंगे आपको,
ठीक है ना, अच्छे तरीके से समझ लो, कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन स्पीड बढ़नी चाहिए भाई, मेरी सलाह तो यही है, स्पीड हमेशा बढ़नी चाहिए। स्पीड ही नहीं बढ़ी तो फिर क्या फ़ायदा। अब अगला क्वेश्चन थोड़ा सा ट्राई करिए जरा जल्दी से। देखिए, एंगल फॉर विच मैक्सिमम हाइट एंड हॉरिजॉन्टल रेंज आर सेम। ओके, रेंज और हाइट की वैल्यू सेम दे रखी है हमको। क्या करो, बड़ा ही आसान है ये तो। यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। एच की वैल्यू क्या होती है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। अब जी से जी कैंसिल हो गया, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कैंसिल हो गया। साइन 2 थीटा को क्या लिख सकते हो, 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2। साइन, एक साइन से एक साइन कैंसिल। अब दूसरी बात, ये जो कॉस है डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो साइन अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू आ गया 4। फाइनली आपको मिल गया टेन थीटा इक्वल टू 4, तो थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स 4। एक तो ऐसे लिख दो, लेकिन अब यहाँ पे तो न्यूमरल वैल्यू दे रखी, तो सुनिए एक तरीका सुनिए ज़रा। 1030 कितना होता है, 1/√3। 1045 कितना होता है, 1। और 1060 कितना होता है, √3 यानी कि 1.73। 1090 कितना होता है, 1090 यहाँ लिख देते हैं, इज इक्वल टू इनफाइनाइट। अब आप देखो हमारी वैल्यू 4 आ रही है, टेन थीटा में 4 आ रही है, इसका मतलब 1 से तो ज़्यादा है ना, तो एंगल 45 से ज़्यादा है। अब 1.73 से भी ज़्यादा है, इसका मतलब 60 से भी वैल्यू हमारी ज़्यादा है। जब हमारी वैल्यू 60 से ज़्यादा है तो 32 ऑप्शन तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा। अब या तो 76 हो सकता है या 84 हो सकता है। अब सुनिए, ये एक आइडिया लगाने का तरीका है। अब 1090 की वैल्यू होती है इनफाइनाइट, तो 84 क्योंकि 90 के आसपास है, इसका मतलब 84 पे बहुत हाई वैल्यू होगी, वेरी हाई वैल्यू। हमारा वैल्यू 4, तो बहुत चांस है आंसर आए 76। है भी आंसर, एक्चुअली होगा भी 76 ही, क्योंकि अगर आप टेबल के हिसाब से मेजर करोगे ना तो 75 पॉइंट समथिंग या 76 पॉइंट समथिंग में आंसर आ जाता है। लेकिन फिलहाल एक तरीका भी मैंने आपको बताने की कोशिश करी कि इस एनालाइज कर सकते हैं इस तरीके से, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। चलो जी, अब लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं जल्दी से, ठीक है जी। क्या क्वेश्चन है हमारा, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज आर एंड इट्स हाइट इज एच, ठीक है। रिलेशन जो हमको प्रूव करके लाना है वो ये दे रखा है। क्या रिलेशन है, पहले तो रिलेशन देखिए। ये लगाया बड़ा ब्रैकेट, यहाँ लिखा है 2g, ये स्मॉल ब्रैकेट h प्लस आर स्क्वायर अपॉन 16h, और फिर पावर दे रखा है 1/2। अब इसकी सारी वैल्यूज़ को सॉल्व करके हमको u लेके आना है, तो जाहिर है इस क्वेश्चन में LHS लेने का तो कोई फ़ायदा नहीं है, सीधे डायरेक्ट RHS लेते हैं। अब RHS लेते हैं और यहाँ से हम जल्दी से शुरुआत करते हैं, ठीक है। देखिए, अब सबसे पहले तो हम फॉर्मूला लिखेंगे इसके, सॉरी, ये हमने लगाया बड़ा ब्रैकेट, 2g हमने ऐसे ही छोड़ दिया। ध्यान दीजिएगा, h की जगह पे u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, h का फॉर्मूला। r का फॉर्मूला u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g, इसका स्क्वायर है, ठीक है, गलती नहीं हो इसका ध्यान रखें। 16 और h की जगह पे फिर से u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, और यहाँ पे ब्रैकेट एक क्लोज हुई और फिर बड़ी ब्रैकेट लगी, होल पावर 1/2। अब ये जो 1/2 पावर है ना, इसके अंदर सब कुछ आ रहा है, ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। अब यहाँ पे अगले स्टेप पे हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा 2g, ये ब्रैकेट के अंदर ही है, ठीक है ना। अब मैंने एक ब्रैकेट और लगाया, अब मैंने फिर से फॉर्मूला लिखा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा ओपन करने वाला हूँ क्योंकि स्क्वायर दे रखा है यहाँ पे, ठीक है। तो u स्क्वायर इंटू यू स्क्वायर, ठीक है। साइन 2 थीटा को आप क्या लिखते हो, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब क्योंकि साइन 2 थीटा 2 बार था तो इसलिए 2 साइन थीटा कॉस थीटा 2 बार ही आ गया, अपॉन में आ गया g का स्क्वायर। अब ये जो नीचे वाला फिगर है इसको रेसिप्रोकल कर दो तो मल्टीप्लाई का साइन आएगा, तो 2g डिवाइडेड बाय 16 u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे एक ब्रैकेट क्लोज हुई, फिर बड़ी ब्रैकेट क्लोज हुई, फिर पावर आ गई 1/2, ठीक है।
ना अब अगला स्टेप क्या आएगा, देखिए बड़ा ब्रैकेट लगाया, यहाँ आ गया 2g। अब यहाँ पे कुछ कैंसिलेशन आप कर सकते हो, जैसे ये देखिए यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कैंसिल हो गया, अब एक जी से एक जी कैंसिल हो गया, फिर 2 2 2 8 होगा, 8 से ये 16 कैंसिल होगा 2 टाइम्स, साइन थीटा और साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा ये भी कैंसिल हो गया। तो फाइनली अब आपके पास बचा क्या, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g यहाँ पे बचता है, प्लस यू स्क्वायर ये बचा कॉस इंटू कॉस, तो ये बन गया कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करा हमने, ये बन गया हमारा 1/2 पावर। ठीक है, अब अगला स्टेप हमारा क्या हो सकता है, 2g ये हमने लगाया ब्रैकेट, फिर हमने ले लिया एलसीएम, यहाँ पे 2g यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और साथ में बड़ा ब्रैकेट, फिर आगे पावर 1/2। अब लास्ट ऑप्शन है जी, बचा बहुत मुश्किल नहीं है, एक आध स्टेप ही बचा है। अब आप देखो यहाँ पे ये वाले 2g से ये 2g कैंसिल हो गया, ठीक है, तो अब आपके पास बचा गया यू स्क्वायर कॉमन लिया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और होल पावर हो गई 1/2। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, तो यू स्क्वायर बचा केवल, यहाँ हो गया 1/2, 2 से 2 कैंसिल हुआ, फाइनल आंसर आ गया आपका u। समझ आया क्वेश्चन, तो RHS लेके चले और LHS हमारा सॉल्व हो गया। मुझे उम्मीद है कि आज के लेक्चर के सभी क्वेश्चन आपको समझ आ गए होंगे, और जैसे मैंने पहले भी दोहराया है आपको कि कॉपी पेन ना साथ में लेके बैठा करो, क्वेश्चन आंसर खुद भी करने की कोशिश करो, इससे स्पीड भी आपकी बढ़ेगी। ठीक है ना, जो नए बच्चे हों बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है, ये हमारी तरफ से रिक्वेस्ट भी है और इसमें हमारी सपोर्ट भी है आपकी तरफ से। ठीक है, और प्लीज़ क्लास अगर अच्छी लगी हो तो बेटा लाइक करके ज़रूर जाना है। ठीक है, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग द क्लास, बेस्ट विशेस।